सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सत्यदेव भक्ति जी को सादर वंदन। आज की इस महत्वपूर्ण गूगल बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक सेकंड बस आप इंतजार करें। ओके, तो तब तक सदैव बुजुर्गकार अभी हमसे जुड़ते हैं दोबारा से। तो तब तक आप सभी लोग आ ही गए। चलो ठीक। असल में आज मैं बिल्कुल अपने देहात गांव में हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा। एक बार आप सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत नमो बुद्धाय जय भीम। चूंकि हम सब लोग एक उत्साह के बाद निकले हैं, आज दूसरा दिन है जो हमारा एक लोक पर्व है बुद्ध पूर्णिमा। उस पर हम सब लोग मिलकर के आज उसका समीक्षात्मक जानकारी करेंगे, उस पर वर्णन करेंगे। आज का विषय भी बहुत सुंदर है, त्रिपावन पर्व पूर्णिमा का प्रभाव और सामाजिक स्वीकार्यता। तो पहले तो आज जिन भी पूरे देश में बहुत लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा को बड़े आदर और सम्मान के साथ मनाया है, उत्साह के साथ मनाया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई और अनंत मंगल कामनाएं। आज हम बेहद खुश हैं कि जो विषय हमारे सोच में ही नहीं थे, हमारी चर्चा में भी नहीं थे, आज बीआरसी के माध्यम से न केवल हम विषयों को छू रहे हैं बल्कि उनका विश्लेषणात्मक वर्णन भी कर रहे हैं। और कोई भी समाज जब अपने सभ्यता की तरफ मुखातिब होता है तो एक बहुत मंगलकारी संकेत है। और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब से श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल का इस दिशा में पदार्पण हुआ है और व्यवस्था निर्माण का अध्याय जब से उनके द्वारा शुरू हुआ है, तब से एक बहुत सुंदर उत्साह के साथ समाज काम करने लगा है। व्यवस्था निर्माण का अध्याय इस वक्त शुरू हुआ है और न केवल शुरू हुआ है बल्कि एक उत्साह के साथ शुरू हुआ है, एक रुचि के साथ शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के लिए हम एक लंबे समय से इंतजार में थे, बड़ी छटपटा में थे, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन न मिलने की वजह से, कहे कि एक सुंदर नेतृत्व न मिलने की वजह से हम किसी निर्णायक स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एक सामर्थ्य और सूझबूझ वाला नेतृत्व हमें मिला, हम भी अपनी ऊर्जा के साथ, समाज भी पूरी ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ उधर क्रियाशील हो गया। जैसे ही आधुनिक भारत में व्यवस्था निर्माण का अध्याय शुरू हुआ, भले ही हजारों साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम साहब के द्वारा ये प्रारंभ हुआ और फिर अब आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते जी द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ, तो समाज में एक उम्मीद जगी और एक बड़ी उम्मीद के साथ ये काम शुरू हो। आप समझ सकते हैं कि अभी हम जो सारी ऊर्जा जाने अनजाने में किसी दूसरी व्यवस्था के पर्वों पर लगा रहे थे, उन्हें उचित और अनुचित ठहराने के बहस में उलझे हुए थे, इन तमाम बहस और जिद्दोजहद ने कभी अपने बारे में सोचने का तो अवसर ही नहीं दिया। और आज हम जब से धर्मभूमि के सानिध्य में पूरे समाज के लोग, अधिकांश जो लोग आए हैं, वो इस उलझन से बाहर निकले हैं, इस जिद्दोजहद से बाहर निकले हैं, दूसरी व्यवस्था के पर्वों को उचित अनुचित ठहराने की बहस से बाहर निकले हैं। और न केवल बाहर निकले हैं बल्कि अपने पर्वों पर, अपने उत्सवों पर एक सुंदर चर्चा प्रारंभ हो गई है। तो पहले तो संपूर्ण भारतवर्ष के बौद्ध समाज के लोगों को बधाई कि अब वो अपने पर्वों के न केवल चर्चा कर रहे हैं बल्कि अपने पर्वों का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। आज बीआरसी के द्वारा जो दुनिया के बौद्ध लोगों का सबसे पहला पर्व है बुद्ध पूर्णिमा, आज हम उसके प्रभाव पर और समाज के द्वारा उसकी स्वीकार्यता पर चर्चा कर रहे हैं।
इस पर चर्चा करने की सोचना भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो आइए किसी भी व्यवस्था निर्माण में और सभ्यता की स्थापना में, किसी भी व्यवस्था के निर्माण में और सभ्यता की स्थापना में पर्वों का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो किसी भी समाज के पहचान को अस्तित्व में लाते हैं। हम देख रहे थे कि लंबे अरसे से ज्ञान के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में हम दूसरी व्यवस्था के निरर्थक त्योहारों को ही अपना मानकर अपना अनर्थ कर रहे थे। लेकिन इस बार हम तो धन्य हुए पूरे भारत के लोग, जिन्हें इस दृष्टि से पर्वों को देखने और समझने का अवसर मिला। और आज हम कह सकते हैं कल की जो पूर्णिमा संपन्न हुई है और उससे पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो संपन्न हुई है, मैं दोनों पर्वों में इसलिए एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं मनाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष जो मनाए गए हैं पूर्व के जो आयोजन थे उनमें एक बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ है। कहना चाहिए एक बहुत बड़ी एक अंतर रेखा स्पष्ट हुई है, और वो ये है सरदेव भंते जी के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया है, धम्मों में जो बड़ा चिंतन मनन किया है, बीआरसी में जो एक बहुत बड़ा चिंतन मनन हुआ है, उसमें इस वर्ष से तय हुआ कि हम अपने पर्वों का, अपने उत्सवों का एक मकसद तय करें। अगर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो उस जयंती का प्रयोजन क्या है, उसके मनाने की विधि क्या है। ठीक उसी तरह बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भी लोगों ने इस सोच के साथ मनाना शुरू किया कि जो पर्व हम मना रहे हैं इसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। और हम अंततः कह सकते हैं कि जो थीम थी, जो उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव का अर्थ परिलक्षित होना चाहिए। अगर बाबा साहब की जयंती है, ज्योतिबा फुले साहब की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो उनमें उस उत्सव के जो अर्थ है, उसका जो उद्देश्य है, वो परिलक्षित होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। वो जो उसका उद्देश्य के अनुरूप ही कोई पर्व होना चाहिए। बाबा साहब की जयंती बाबा साहब के अनुरूप ही होनी चाहिए। अगर हम जयंती मना रहे हैं तो देखने वालों को देखकर ही पता लगना चाहिए कि ये डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं और ये जयंती डॉक्टर अंबेडकर की है। उसकी जो मनाने की विधि है, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उससे बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए और उसके कुछ मकसद भी तय होने चाहिए। तो इस बार मुझे हर्ष के साथ बता रहा हूं, आज हमने पूरे देश में मनाई हुई जयंती को, उत्सव को देखा है। मुख्यतः वहां जहां प्रशिक्षित लोग रहे हैं, समझदार लोग रहे हैं, परंपराओं से हटकर जो लोग रहे हैं, इस वर्ष मनाई जाने वाली बाबा साहब की जयंती और त्रिपावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के मनाने में जिस सभ्यता का, जिस पद्धति का उपयोग किया गया है, जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने एक दर्शन को प्रस्तुत किया है। उसमें मापदंडों के साथ सेलिब्रेशन हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर बाबा साहब की जयंती मनाई गई इससे पूर्व, तो जहां लोगों ने पुस्तकें बांटी, कलम का वितरण किया और बाबा साहब के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां हुई, उनसे लगा कि ये वाकई बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए। ठीक उसी तरह जो कल का मैं वर्णन आपके सामने रखने जा रहा हूं, त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा का, सरदेव भंते जी ने अपनी धम्मदेशना में कहा कि ये तो सब लोग बताते हैं कि त्रिपावन पर्व क्यों है, चाहे वो तथागत को ज्ञान प्राप्ति का अवसर हो, उनके जन्म का अवसर हो या उनका महापरिनिर्वाण हो, ये केवल जानकारी मात्र है।
ये जानकार लोगों के लिए ही है। लेकिन ऐसा पर्व इस विधि से मनाया जाए कि तीनों घटना उसमें परिलक्षित हो जाए। तो इस वर्ष जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, वाकई उसकी दो खासियत मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक तो ये, जो बुद्ध पूर्णिमा को हमने देखा, चाहे वो पथ, चाहे तो पैदल चले, शोभा यात्राएं निकाली, या मंचीय कार्यक्रम हुए, उनका जो प्रदर्शन था वो एक सभ्य था, मापदंडों पर आधारित था, अनुशासित था, प्रतीकों के साथ था, एक पहचान के साथ था। वो बिल्कुल सार्थक था। उन्हें देख करके लोगों ने ये माना कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, किसी तरह के उत्तेजित नारे नहीं, कोई अपनी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी तरह के दूसरे नारे नहीं, अपनी सभ्यता के गीत गाए गए, अपनी सभ्यता के साथ, पहचान के साथ लोग चले, ऐसा उनको देखने को मिला। दूसरा, पूरे देश भर में जिन जनपदों में, जिन नगरों में जहां भी आयोजन हुए हैं, उनके प्रदर्शन ने लोगों में इस बात का संदेश छोड़ा है, भले ही कुछ मुट्ठी भर लोग थे, कि ये महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। क्योंकि जब हमने उनको देखा, तो एक तो उत्साह के साथ मनाया। पहला लक्षण तो ये था लोगों में, जिसने भी मनाया एक उत्साह के साथ मनाया और एक समझ के साथ मनाया। होश में जोश खोने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल अनुशासित तरीके से, समझ के साथ और उत्साह के साथ मनाया। दूसरा, जो भी प्रदर्शन हुआ, जो भी आयोजन हुआ, वो पहचान के साथ हुआ। दोनों में अभी तक यही फर्क था, अब से पूर्व होने वाले आयोजन या परंपरागत होने वाले आयोजनों में पहचान जैसी कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन इस बार जब से संत भंते जी की राष्ट्रव्यापी धर्मदेशनाएं हुई हैं, जब से बीआरसी के द्वारा पर्वों को मनाने के मापदंडों पर चर्चा हुई है, तो इस बार देखने को आया कि पूरे भारतवर्ष में बुद्ध पूर्णिमा जहां भी मनाई गई, एक पहचान के साथ मनाई गई। पहचान के साथ मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूं, परिवार की भागीदारी थी। ऐसा नहीं था कि प्रमुख विशेष लोग ही भागीदारी कर रहे हैं, परिवार के साथ भागीदारी थी। नंबर नेक्स्ट, उसमें जाति और संगठन की सीमाओं से बाहर जाके लोगों ने मनाई। मैं कई जगह का, मैं भी चश्मदीद गवाह हूं, कितनी जगह जाति की भावना और जाति को छोड़कर जितने लोगों में समझ विकसित हुई, बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार किया है, तो परिवार के साथ साथ जाति और संगठन के लोगों ने जाति और संगठन से ऊपर उठ करके बुद्ध पूर्णिमा में अपनी भागीदारी की और योगदान किया। दोनों क्षेत्रों से बाहर निकले, जाति की सीमाओं से और संगठन की सीमाओं से। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण बात है, अपनी सभ्यता में मनाए। ये सभ्यता का मामला भी अभी आया है। हम आपसे पूर्व देख रहे थे, अति उत्साह में या ज्यादा समझदारी का परिचय देते हुए हम कुछ ऐसे क्रियाकलापों को भी शामिल कर लेते थे जो बौद्ध सभ्यता से भिन्न होते थे, जो उपहास जैसा लगता था। चाहे वो झांकियों का मामला था, या वो गीत थे, या जो भी था। इस वक्त इस बात का लोगों ने पूरा ख्याल रखा है, चूंकि उनमें समझ विकसित हो गई है। इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हुआ है, उसमें अपनी सभ्यता का लगभग 100% प्रयोग किया गया। चाहे वो लोगों का विनम्रता का भाव था, चाहे वो सेवा का भाव था, जगह जगह जो लोगों की सेवा का सत्कार आदर करने के काउंटर लगे थे, जो भी कुछ था। दूसरा, एक नई चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक हम देख रहे थे कि आयोजन किसी भी किस्म का हो, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, या कोई उत्सव हो, या बुद्ध पूर्णिमा का अवसर हो, उसमें पुरुष ही प्रधान होकर के कार्यक्रम करते थे। उनके आयोजनों का दायित्व पुरुषों के पास होता था। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता का भाव महसूस हो रहा है कि इस वर्ष देखने को मिला, चाहे वो ग्रामीण अंचल में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, या
नगर में मनाई गई या बड़े स्तर पर मनाई गई, कहीं ना कहीं हमारी जो महिला है वो प्रमुख भूमिका में दिखाई दी। इस भावना से हटकर कि महिला पुरुष में कोई भेद है या इसका जिम्मा पुरुष ही संभालेंगे, इस मिथक को भी तोड़ा और हमारी बहनें न केवल आगे आई बल्कि पोशाकों में भी आगे आई। सफारी पहन करके, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन करके, तमाम अवधारणाओं को तोड़ करके उन्होंने नेतृत्व संभाला और सफलता पूर्वक, न केवल नेतृत्व संभाला बल्कि सफलता पूर्वक उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया। तो महिलाओं की भागीदारी भी अब के न केवल दर्शक के रूप में, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में, बल्कि नेतृत्व संभालने में महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। उसके बाद एक और अंतर में आपको मैं वो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि हम समझ सके कि इस वक्त की जो मनाई जाने वाली पूर्णिमा है उसमें काफी अंतर आया है। इस बार जो समझ के साथ मनाई गई है, तो इस बार जो जयंती मनाई गई उसमें अपने ही गीत थे। वो जो निरर्थक और द्वेषपूर्ण जो गीत थे या कहिए कि उत्तेजना भरे गीत थे, जाति आधारित गीत थे, उनको बिल्कुल भी कोई जगह नहीं दी। अपनी बौद्ध सभ्यता के गीतों को, विनम्रता के गीतों को, बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित गीतों को ही पूरे कार्यक्रमों में स्थान दिया गया। यह भी एक बहुत सुंदर बात रही। और तीसरा, नेक्स्ट, बड़ा अच्छा लगा इस बार देख करके, भले ही पूरे देश में जहां जहां भी हमारे बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हुए हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हुए अधिकांश लोगों ने श्रद्धेय भंते जी का संदर्भ दिया है। मैंने तमाम कार्यक्रमों का अवलोकन किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। जिनके मन में थोड़ा भी कृतज्ञता का भाव है, उन्होंने अपने संबोधनों में, क्रियाकलापों में, कार्यक्रम के आयोजनों में जहां जिसको अवसर मिला है, उन्होंने कहा है कि भाई जहां भी उनको अवसर मिला है श्रद्धेय भंते जी का, श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी का उन्होंने संदर्भ जरूर दिया है। और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अभी जहां हम पूरे देश में अलग अलग तरीके से मना रहे थे, जिसका प्रभाव भी बहुत नहीं बन पा रहा था, तो बहुत सारे सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, हमारे धर्म योद्धाओं ने, बहुत सारे संस्कारकर्ताओं ने इस बात को सम्मानजनक तरीके से कहा है और भंते जी का रेफरेंस दिया है। ये थे मेरे कुछ ऐसे मूलभूत गतिविधियां जो इस वक्त की जो बुद्ध पूर्णिमा में आपको देखने को मिली। इसके बाद जो आयोजन हुआ है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अब के हमने देखने को मिली, जहां भी पूरे जनपदों में चाहे तो वो शोभा यात्रा के रूप में मनाया गया है या बुद्ध विहारों में आयोजन हुए हैं, विशेष रूप से जहां प्रशिक्षित लोग रहे हैं। प्रशिक्षित लोग होने की वजह से जो दो घटना बहुत महत्वपूर्ण रही वो ये रही है कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन में लोग इस तरह ही पहुंचे हैं जैसे अन्य धर्म के लोग, अन्य सभ्यता के लोग अपने विशेष अवसरों पर अपने अपने धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। अभी जैसे हम धम्मूमी के संदर्भ में कहें तो हमारा मुख्यालय मलोखड़ा पलवल में है, दूसरा केंद्र हमारा आगरा है, तीसरा धम्मूमी अलीगढ़ है और चौथा भावनगर गुजरात में। इस बार के इन चारों प्रमुख स्थानों पर धम्मूमी मलोखड़ा, जो धम्मूमी का मुख्यालय है पलवल में, वहां पर बहुत भव्य और विशाल आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में लोग आए, चर्चाएं हुई और एक मौलिक स्वरूप में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हुआ। वहां लोग संस्कार कराने के लिए आए कि चलिए पूर्णिमा है तो कोई केश कंपन कराएगा, कोई नामकरण संस्कार कराएगा, जिसकी जो भावना है, मेरा कहने का आशय है कि लोग धार्मिक भाव से लोग आने लगे, एक भाव पैदा हुआ धार्मिकता का। तो नंबर 2, अलीगढ़। अलीगढ़ में जो आयोजन हुआ वहां बौद्ध पद्धति से विवाह संस्कार संपन्न हुआ, 4 केश कंपन संस्कार संपन्न हुए और बड़े पैमाने पर सामूहिक भोज, जो उत्तम भोजन कराया गया। ये एक ऐसी गतिविधियां रही
जिससे धम्म की भावना का, लोगों की आस्था का, लोगों में बुद्ध के प्रति समर्पण का भाव दिखाई दिया। बस धम्मों का आशय, श्रद्धेय भंते जी की जो भावना है वो यही है, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी आस्था में बुद्ध के प्रति एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए था, और वो इस बार देखने को मिला। तीसरा, गुजरात भावनगर में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राउत जी इस बार बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन यानी कल के दिन एक बड़े आयोजन में थे, जो भावनगर गुजरात में संपन्न हुआ है। वहां पर धम्मभूमि बुद्ध विहार तैयार करके समाज को समर्पित किया गया, उसका लोकार्पण श्रद्धेय भंते जी के द्वारा हुआ। ये भी भारत के लिए बड़ी अद्भुत घटना है कि इस वर्ष जैसे बुद्ध काल में तथागत बुद्ध को आम्रवन, वेणुवन, बुद्ध विहार, ये सब नगर श्रेष्ठियों के द्वारा दान किए गए, राजा महाराजाओं के लिए व्यवस्था निर्माण के लिए दान दिए गए। आज मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, आज भी तमाम राज्यों के जनपदों में हमारे नगर श्रेष्ठी, महा उपासक, इस तरह वातावरण पैदा हो रहा है कि बुद्ध विहार भंते जी को एक दिन धम्मभूमि को डोनेट करके समाज के कल्याण के लिए दे रहे हैं। ये एक परंपरा दोबारा लौट रही है, वक्त अपने आप को बदल रहा है, इतिहास दोबारा अपने आप को दोहरा रहा है। तो ये जो गुजरात की घटना है वो भी अद्भुत है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत ही कम समय में वहां के श्रद्धावान उपासकों ने, बौद्ध समाज के लोगों ने, धम्मभूमि के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने एक विहार का निर्माण किया और उसका लोकार्पण श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी के द्वारा करा करके उसको समाज को, बौद्ध समाज को समर्पित किया। ये बिल्कुल बुद्ध शासन जैसी घटना है। और उसके बाद आगरा में श्रद्धेय भिक्खु धम्मिनिया, उन्होंने मोर्चा संभाला और बड़े पैमाने पर बिल्कुल जैसा चाहते हैं भंते जी उसी के अनुरूप आयोजन हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि आगरा में भंते धम्मिनिया जी, धम्मभूमि मलोगड़ा पर भंते धम्मशील जी, भंते निर्मल जी, गुजरात में भंते करुणा सिंह जी, ऐसे जहां जहां भी पूरे देश में उनकी उपस्थिति रही है, बिल्कुल मापदंडों के साथ सारे के सारे ये कार्यक्रम हुए। हम कह सकते हैं कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा ने एक पूरे देश में इस बात का संदेश छोड़ा है कि हाँ, अब भारत में बौद्ध समाज है, बुद्ध के अनुयायी है, वो बुद्ध पूर्णिमा को उनके अनुरूप मनाने लगे हैं। क्योंकि समाज के प्रभाव को ठहराने का जो काम है, अंततः समाज यहीं आकर ठहरता है, अपने पर्वों पर, अपनी परंपराओं पर, अपने प्रतीकों पर, अपनी जीवन शैली पर यहीं ठहरता है। तो आइए, इस वक्त का जो बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, जो इस वक्त बिहारों में जो शैली अपनाई गई, मैं आपको बता रहा हूं। जैसा भंते जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, सबसे पहले बुद्ध विहारों में जहां धम्मभूमि के प्रशिक्षित लोग हैं और जो लोग जहां सभी लोग हैं जो समझते हैं, प्रशिक्षित लोग, सबसे पहले अपनी कैंडल और अपने फूल लेकर के लोग आए। भंते जी ने स्पष्ट कहा कि घर से लेकर आए या खरीद कर लाए, उसको घर से इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि आज पूर्णिमा है, उसके मन में इस बात का भाव और श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए घर से ही कैंडल और फूल लेकर के लोग आए। उसके बाद साज सज्जा में भागीदारी, कोई औपचारिकता नहीं, लोगों ने, बहन बेटियों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने विहारों को स्वयं सजाया। एक अनुभूति थी उनके अंदर कि हमारा बुद्ध विहार है, हमारा धार्मिक स्थल है। लोगों ने गुब्बारे लगाए, चूने बखेरे, साज सज्जा की, और ये काम 2-3 दिन पहले से चला। बिहार पर आए तो लोग पायस भी लेकर के आए, घर से बनी हुई खीर भी लेकर के आए, आटा दाल, एक मुट्ठी आटे दाल की परंपरा को साथ लेकर के आए। फिर सामूहिक वंदना से शुरू करने के बाद प्रशिक्षित लोगों ने सबसे पहले प्रत्येक बुद्ध विहार में बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ का वाचन किया और 3 घटनाओं को पढ़कर सुनाया। आप सब लोग यहां सुन पा रहे हैं मेरी बात को, यहीं से बिल्कुल परंपरागत तरीके से शुरू किया है। पहले बुद्ध वंदना कराने के बाद फिर
बाबा साहब द्वारा लिखित अपना मानक ग्रंथ बुद्ध धर्म के धम्म ग्रंथ को पढ़ा गया, जिसमें 3 घटनाएं, महाकारुणिक बुद्ध का जन्म, संबोधि प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, तीनों घटनाओं को बहुत सही ढंग से पढ़कर सुनाया। इस बात की प्रमाणिकता करते हुए कि हमारे पास अपना मौलिक धर्म ग्रंथ है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस धर्म ग्रंथ की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। और उसके बाद सारे गतिविधि संपन्न करने के बाद फिर सबका सामूहिक रूप से मैत्रीपूर्ण भोजन हुआ, पायस का वितरण हुआ और फिर सब लोग अपने घर चले गए। इस पूरे क्रियाकलाप में न ज्यादा समय को व्यतीत किया, न कोई लंबे चौड़े संबोधन रखवाए, न कोई और, बिल्कुल निर्धारित मापदंडों में पूरी धार्मिक वातावरण के साथ बिहारों में हमारा क्रियाकलाप संपन्न हुआ। हम कह सकते हैं कि बड़े अरसे के बाद हम एक मापदंडों के साथ, एक पहचान के साथ, निर्धारित प्रारूप के साथ अपने कार्यक्रम को संपन्न कर सके। और जो महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे के पूरी इस वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन में, जिसके लिए भंते जी अथक प्रयास कर रहे हैं और उनकी धम्म देशना को ये सार भी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। भंते जी का मानना था ये कोई बुद्ध पूर्णिमा सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। अभी बुद्ध पूर्णिमा सामाजिक उद्देश्य में फंसी थी, जैसे मंच लगा करके बुद्ध पूर्णिमा मनाना, बड़ा आयोजन करके बुद्ध पूर्णिमा मनाना, निश्चित रूप से यह आवश्यक है, लेकिन केवल इतना ही काम हो यह ठीक नहीं था। मंच लगा करके, बड़े आयोजन करके, यह सब आवश्यक है, लेकिन यहां से आगे बात नहीं बढ़ पा रही थी। जो इस बार बढ़ी, जिसको भंते जी बढ़ाना चाहते थे, वो था ये कि जहां मंचों का आयोजन हो रहा है, जहां शोभा यात्राएं निकल रही हैं, जहां और बड़े गोष्ठियां हो रही हैं, विचार गोष्ठियां हो रही हैं, जो होने चाहिए, लेकिन एक बात जो हमसे छूट रही थी, जो बहुत आवश्यक थी, वो ये थी, हमारे स्वभाव में नहीं आया था, यानी घरों में नहीं बन रहा था। जैसे दशहरा है, रामनवमी है, कावड़ है, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, इनके कहीं कोई मंच नहीं लगते जो हर घर में मनाए जाते हैं, आम व्यक्ति तक पहुंचते हैं वो। भले उनके कहीं मंच लगे या ना लगे, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति राखी बांधता है उनकी व्यवस्था का। इस ईद पर मुस्लिम भाइयों में हर गरीब अंतिम व्यक्ति ईद मनाता है, सफेद टोपी लगाता है, उनके कोई मंच आयोजन हो ना हो। सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग उन पर्वों को घर में मनाते हैं, समाज का अंतिम व्यक्ति मनाता है। इसलिए भंते जी का मानना यह था कि हमारा अंतिम व्यक्ति भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, यानी यह समाज के आचरण में उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुद्ध अलंकार मथुरा में जाकर संबोधन कर रहे हैं, बुद्धिज्म बता रहे हैं, फला आयोजन में जाके मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन घर पर मोमबत्तियां नहीं जली, घर पर खीर नहीं बनी, बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया, यह काम अधूरा था। आवश्यक यह था कि जो मंच के कार्यक्रम में हो, भव्य आयोजन में हो, पद यात्राएं निकले, सारे का आयोजन हो, लेकिन जो घर में होना चाहिए था, आम आदमी के में, यानी हमारे स्वभाव में आना चाहिए था। जैसे अभी लोक पर्व, इसके लिए कोई कहेगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए स्वभाव में आना अनिवार्यता है। यानी मुस्लिम समाज का भाई सर पर टोपी इसलिए लगाता है, सफेद कपड़े इसलिए पहनता है कि वो मुस्लिम होना साबित करना चाहता है। सिख भाई सिख होना साबित करना चाहता है। ऐसे ही ये बुद्धिस्टों का दायित्व है कि हम बुद्धिस्ट साबित हो स्वभाव से। एग्जाम्पल जो भंते जी देते हैं वो ये है, हम इसका मंगलारंभ घर से ही करें। जैसे मोमबत्ती खरीदना हमारी प्रवृत्ति में होना चाहिए। भाई चलो मोमबत्ती खरीद लो, परसों बुद्ध पूर्णिमा है, भाई सफेद कपड़े बनवा लो, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, भाई बुद्ध के चित्र खरीद लो, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन नए चित्र लगाएंगे, धम्म ग्रंथ न हो तो खरीद लाओ, धम्म ग्रंथ पढ़ा जाएगा।
ये बुद्ध पूर्णिमा से आने से पूर्व मानसिक तैयारियां हैं, व्यवहार में लाने वाली तैयारियां हैं। लोगों के स्वभाव में उतर आए कि हमें बुद्ध पूर्णिमा मनाना है। इसका कोई आमंत्रण भी नहीं होगा, इसके लिए कोई हैंडबिल भी छपना अनिवार्य नहीं। इस हद तक हम उतर जाएं कि हमारे आचरण में आ जाए। हम पहले से ही 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे आचरण में आने लगना चाहिए कि पूर्णिमा आ रही है, कपड़े खरीदो, पूर्णिमा आ रही है, मोमबत्ती खरीदो, पूर्णिमा आ रही है, घर की साफ सफाई करिए, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, तथागत का चित्र खरीदिए। यानी हर गरीब आदमी से गरीब अंतिम व्यक्ति भी इसका हिस्सा होना चाहिए। ये था इसका मकसद पूर्णिमा का। ऐसा नहीं कि मैं इस काम का नेतृत्व करता हूं तो मैं मंच पर मना लूंगा, लोग मुझे इस माने कि इन्होंने मनाया, ऐसा नहीं। लोग ये माने कि बौद्ध लोग हैं तो ये मना रहे होंगे, घर घर पायस घर घर बट रही होगी, बस्ती बस्ती में पायस बट रही होगी। तो आज हमको ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब से एक आंदोलन देश में छिड़ा है, जब से एक सारकर्मी धम्म देशनाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से धम्म कारवां देश में खींचे गए हैं, जब से बुद्ध एनर्जी का धम्मा घर घर पहुंचा है, तब से प्रशिक्षण लगने शुरू हुए हैं, तभी से ऐसा एक वातावरण बना है। और उसका एक परिणाम इस बुद्ध पूर्णिमा में देखने को मिला कि अंतिम व्यक्ति भी गांव गली देहात का इस वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा में किसी न किसी स्वरूप में शामिल हुआ है। सामूहिक खीर का वितरण करा के, घर पर मोमबत्ती लगा के, या नजदीकी कार्यक्रम में जाके इस बार आचरण में, व्यवहार में, उत्साह में बुद्ध पूर्णिमा नजर आई है। और हमें ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं कि पूरा का पूरा जो सामूहिक प्रयास है, जो भिन्न भिन्न संगठन, भिन्न भिन्न भिक्षु और समाज के संगठनों के लोग जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे, उसी काम को जोड़ते हुए परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी ने उसका जो राष्ट्रव्यापी स्वरूप बनाया, जिस पर धम्म देशनाएं दी, जिस पर बीआरसी के माध्यम से सतत चर्चा कराई, तमाम विद्वान लोगों को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला। और उसका परिणाम हुआ कि आज जो मनने वाली बुद्ध पूर्णिमा थी, उसके प्रदर्शन में एक दर्शन पैदा हुआ, एक पहचान पैदा हुई, बुद्धिज्म का एक अस्तित्व नजर आया और एक समाज बनता नजर दिखा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बौद्ध समाज बनता हुआ नजर आया, और बनता हुआ से नजर आया, पुरानी परंपराओं से विरत हुआ, उसके लिबास में फर्क आया, उसके स्वभाव में फर्क आया, उसके आयोजनों में फर्क आया, उसके प्रतीक पुराने छूटे, नए प्रतीक धारण किए, परिवार की भागीदारी बढ़ी, न किसी से झगड़ा किया, न किसी के साथ उरुल जुलूल बोलने का प्रयास किया, न किसी को गाली गलौज की, बहुत आदर के साथ, विनम्रता के साथ, जैसा श्रद्धेय भंते जी ने मार्गदर्शन किया, तमाम संगठनों के लोग, तमाम समझदार लोग, तमाम अगुवाई और नेतृत्व करने वाले विभिन्न संगठनों के लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें एक स्वरूप में कुछ मापदंडों के साथ, कुछ प्रयोजन से तय करने के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, तो फिर उसके परिणाम में नजर आएंगे। और ये उसी का परिणाम है कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा ने 2-3 मिथकों को तोड़ा। लोग संगठन की सीमाओं से बाहर निकले, लोग जाति की सीमाओं से बाहर निकले। ये बात इसलिए भरोसे से कह रहा हूं कि भंते जी ने 2 चीजों पर बहुत जबरदस्त अपनी धम्म देशनाओं में चोट की है या लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। नंबर 1, जाति में बने रहकर बुद्ध पूर्णिमा मनाना धम्म को भी लज्जित करने जैसा है। बाबा साहब का वो संबोधन, जाति के नर्क में बने रह करके बुद्ध पूर्णिमा मनाना समाज को नर्क में खड़े करने जैसा है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पुरानी तमाम चीजों का परित्याग करके बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए पहचान के साथ। तो मैं समझता हूं जाति को दूर करके, परंपराओं को छोड़ करके
दूसरे पर्वों को छोड़ करके, पुरानी गंदगी से मुक्त होकर के, मन से, चित्त से, स्वभाव से जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो बड़ा अनुकरणीय है, बहुत प्रशंसनीय है। भले ही मुट्ठी भर लोगों ने साहस किया है, लेकिन एक मंगलकारी संकेत है। और दूसरा, इसका जो प्रभाव देखने को मिला, मैंने आपको बताया, इसके साथ जो समाज की स्वीकारता बनी है, समाज ने जो स्वीकारा है इसको, वो तो गजब की है। दो दीवारें टूटी है, एक तो जाति की और एक संगठन की। जिनकी समझ विकसित हुई है, उन्होंने संगठन को दरकिनार करते हुए, जाति को दरकिनार करते हुए, बुद्ध को स्वीकार करते हुए, बुद्ध के समुद्र जैसे स्वरूप को स्वीकार करते हुए जातियों का परित्याग किया, संगठनों से बाहर निकले और एक स्वरूप निकल कर आया। मैंने कई घटनाओं का अवलोकन किया है। भिंड में बहुत सुंदर शोभा यात्रा, गुजरात की बेहतरीन शोभा यात्रा, अलीगढ़ बुलंदशहर निकटवर्ती जनपदों की शोभा यात्राएं, जिनमें लोगों के पास 90% से ज्यादा सफेद कपड़े, पंसील की पटकाएं, नौजवान लड़के लड़कियां बुजुर्ग पूरे परिवार के साथ भागीदारी, सामूहिक भोजन, लोगों में पायस का वितरण, द्वार द्वार पर धम्म देशनाओं का आयोजन। यहां तक देखने को मिला कि भिक्षु कम रह गए और आयोजन बहुत हुए, तो बिना भिक्षुओं के भी श्रद्धावान समझदार उपासकों ने बहुत बड़े आयोजन किए और मामला सफल हुआ। तो मैं संक्षिप्त में बताते हुए कि संपूर्ण भारतवर्ष के बौद्ध लोगों को बहुत बधाई, जिन्होंने इस बात का संकेत दिया है। मैं तो इस बात को कहने से भी कोई गुरेज नहीं करूंगा कि जब से श्रद्धेय भंते करुणासिंह राम जी द्वारा बौद्ध समाज के निर्माण की जो घोषणा देश में हुई है और बौद्ध समाज के निर्माण पर धम्मदेशनाएं शुरू हुई है, बीआरसी पर चर्चा हुई है, लोगों में चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ा है, तब से एक ऐसा दौर आया है कि लोगों की समझ बढ़ी है। लोगों ने छोटे छोटे दायरों से निकलकर बाहर निकलने का काम किया है और मापदंडों के साथ ये आयोजन शुरू किए हैं। तो इस वर्ष की जो बुद्ध पूर्णिमा रही, बहुत प्रभावशाली रही। समाज को बनते हुए देखा, परंपराओं को टूटते हुए देखा, पर्वों से, पुराने पर्वों से विरत हुए देखा। उत्साह तो गजब का था, पहचान के साथ लोगों ने पर्व मनाया और हमें भरोसा है, महापुरुषों पर हम अटूट भरोसा रखते हैं। आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जी भी महापुरुषों की परछाई के रूप में उनके महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो घोषणा जो की है कि जयपुर में 5 लाख लोगों के बीच में भारत के बौद्धों का कोड ऑफ कंडक्ट जो भारतीय बौद्धों को समर्पित किया जाएगा और फिर उस दिन से बौद्ध समाज अस्तित्व में आ जाएगा। इस पूर्णिमा ने यह सिद्ध कर दिया है, भंते जी के उस कार्य को और सरल कर दिया है, ऐसे संकेत दिए हैं कि निसंदेह आने वाला 27 अक्टूबर 2024 को जो बौद्ध समाज निर्माण का कार्य है, स्थापना दिवस है और कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता की घोषणा है, वो 100% साकार होगी और अब बौद्ध समाज बनकर रहेगी। भंते जी का कहना है कि बाबा साहब को 68 वर्ष हमारे बीच में से गए हुए हो गए, हम आज भी दीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों, दीक्षा तो केवल हमारा प्रवेश मात्र था, हमें तो बौद्ध समाज बनाना था, हम चूक गए। चलिए आज 68 साल बाद ही सही, श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी के सानिध्य में एक बार पुनः इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और महापुरुषों की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबल इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा ने हम बौद्ध लोगों का एक उत्साहवर्धन का कार्य किया है, हमारा भरोसा बढ़ाया है, हमें एक उम्मीद में सहारा दिया है और आज हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 27 अक्टूबर को होने वाला बौद्ध समाज का स्थापना दिवस अपने आप में सार्थक रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, तमाम महापुरुषों का सपना साकार होगा। इस पूर्णिमा में लगे सभी लोगों ने जिन आदर्शों का, जिन मापदंडों का पालन करके एक अच्छी उम्मीद जगाई है,
हम बीआरसी की तरफ से, धर्मभूमि की तरफ से देश के समस्त बौद्ध लोगों को आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम जरूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। आप लोगों ने आज बीआरसी में इस महत्वपूर्ण विषय को रखकर सुनने का अवसर दिया। आप सभी को नम्र बधाई। जय।